नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का रिवीजन करने वाले हैं और आपकी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो साथियों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स की नैया आराम से पार होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो से पॉलिटी के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम। मतलब साथियों, 1764 में जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1773 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही थी, उसके अधिकारी जो थे बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। इसी को लेके लंदन में बैठी जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने कुछ एक्ट पास किया कि इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करेगी। तो कौन से एक्ट थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या बात की गई है? बात पहला नंबर कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? लेजा एम्पे। ठीक है, साथ में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और इसके पहले जो कौन बने गवर्नर जनरल, वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 की जो एक्ट है, उसी कमियों में सुधार करने के लिए एक और एक्ट आया, वो था 1784। और इसमें साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ज्यादा नियंत्रण बढ़ाया गया, और नियंत्रण परिषद के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी, उसमें यह कहा गया कि राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण बोर्ड करेगा, और साथ में फ्रेंड्स व्यापारिक कार्यों को एक निदेशक के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण जो है बढ़ाती जा रही थी लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार। इसके बाद साथियों चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसमें कहा गया कि हम भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन खर्च तो कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट चीज इसमें कहा गया कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका पूरी तरह से भारत में एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया, और उस पे उसका अधिकार किस पे था? केवल चाय और चीन से उसका जो है व्यापार का एक अधिकार बचा। और साथियों जो है लंदन से बहुत सारी कंपनियां अब जो है व्यापार करने के लिए भारत में आ सकती थी, उसके दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कंपनी का जो व्यापारिक जो एक अधिकार था, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के एक्ट में जो चाय और चीन के साथ उनका व्यापारिक एक अधिकार बचा था, अब वो भी खत्म कर दिया गया। अब साथियों जो लंदन से कोई भी कंपनी किसी भी चीज में व्यापार कर सकती थी आके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, इसी एक्ट में एक और बात की गई है कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया किसको? लॉर्ड मैकाले को। तो इसके जो है प्रथम जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो विधि निर्माण हेतु एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और इसमें साथियों प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। तो चार्टर एक्ट 1853 की ये दो बातें आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद साथियों एक और चीज यहां पे देखने को मिलती है, और वो देखने को क्या मिलती है कि 1858 जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी को किनारे लगा दिया गया, और सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन, सीधा जो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार सीधा अब भारत पे जो है शासन करने को तैयार हो गई। तो यहां पे तो भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या बात की गई कि जो पहले गवर्नर जनरल था उसका समाप्त कर दिया गया। अब सीधा वायसराय जो है भारत में काम करेगा। इसके बाद भारत के राज्य सचिव, एक राज्य सचिव का जो पद बनाया गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक मुख्य होगा, और साथ में भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। और इसके बाद साथियों इसी को ही साथियों समस्त शक्तियां दी गई भारत में काम करने को लेकर। ठीक है, तो भारत का शासन कंपनी से सीधा छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन को दिया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, साथ में विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहां पे हो गई। ठीक है, तो दो चीजें हुआ 1861 में, अध्यादेश, दूसरा विकेंद्रीकरण की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं।
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये चीजें शुरू हुई साथियों। तो क्योंकि साथियों 1892 का एक्ट, तो टाइम पीरियड आप याद रखिए 1885 कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कहीं कहीं ब्रिटिश सरकार से याचना के तहत कुछ न कुछ संवैधानिक जो है एक मांग शुरू हो गई थी और इसी को लेकर ये चीजें हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथियों पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया, साथ में एक चीज और आया जिसने पूरी तरीके से मामले को खराब कर दिया, वो था पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। फूट डालो और राज करे की जो नीति थी साथियों यहीं से शुरू हो गई। तो यहाँ पे जो है मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पे प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1919 तो यहाँ पे जो चीजें क्या प्रावधान की गई कि मार्डगियो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसमें आया। साथ में केंद्र में द्विसदनी जो है व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, साथ में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और साथ में विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। ठीक है, तो इतनी चीजें साथियों इस अधिनियम में की गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कोई अधिनियम था साथियों तो वो अधिनियम था भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, साथ में फ्रेंड्स केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई इस एक्ट के माध्यम से। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, साथ में सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों क्योंकि भारत का संविधान बनना था 1935 तक साथियों, यहाँ पे जो है एक ब्रिटिश संविधान चल रहा था। तो अब जब भारत आजाद होने वाला था तो उससे पहले भारत का संविधान कैसा होगा उसको लेके एक कैबिनेट मिशन 1946 आया भारत में और इसने एक संविधान सभा के माध्यम से कैसा भारत का संविधान होगा उसका खाका पूरी तरह से खींचा गया। तो साथियों तो एक कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और इसमें सदस्य कौन कितने थे? सदस्य साथियों 389 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासत से 93 और महिला सदस्य थी 15। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। साथ में फ्रेंड्स इसकी जो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे पहले? एस.सी. मुखर्जी। साथ में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, लेकिन पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। साथ में फ्रेंड्स इसकी अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई? वो 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स इस संविधान को बनाने के समय बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन कौन से हैं? तो जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। साथ में नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में फ्रेंड्स प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को, इसके 7 इसमें सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको बार बार रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था आपका संविधान, भारत का संविधान लागू हो गया। इसके जो संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय साथियों ये लगा है आपका। ठीक है, तो मूल जो संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन साथियों वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स जो संविधान का स्रोत है कि जो भारत का संविधान है किस किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रिटेन संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि के शासन लिया गया है। ठीक है, साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उससे क्या क्या लिया गया है? तो वहां के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, साथ में फ्रेंड्स न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राष्ट्रपति में महाभियोग, उपराष्ट्रपति का जो पद, साथ में विधियों के समान संरक्षण, ये सब बातें आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। साथ में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। तो ये सब चीजें आपके कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में माननीय सदस्य। तो ये साथियों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साथियों जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन संबंधी प्रावधान, साथ में सोवियत संघ से मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान, साथ में दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान, साथ में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। ये जो है आपके अन्य जो है विदेशी संविधानों से लिया गया है। तो साथ में फ्रेंड्स एक चीज और आया, वो था प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उद्देश्य यानी संविधान का परिचय पत्र कि हमारा भारत देश कैसा होगा। हमारा भारत देश कैसा होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, साथ में समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इस प्रस्तावना के माध्यम से बताया गया कि हमारा भारत देश कैसा होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। साथ में इसमें न्याय क्या मिलेगी? सामाजिक मिलेगी, आर्थिक मिलेगी, राजनीतिक मिलेगी। साथ में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी लोगों को, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी भारत के लोगों को। साथ में समता प्रदान की जाएगी, प्रतिष्ठा की, अवसर की। साथ में फ्रेंड्स इसमें संशोधन किया गया प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, और जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। साथ में फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। साथ में जो है प्रस्तावना के बारे में जो है केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग माना गया है। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा है। साथ में के मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्र कहा है। तो ठीक है, तो इतनी बातें आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना से आपके क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और साथ में फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं आपके नेशनल सिंबल्स, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की आकृति, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। आम राष्ट्रीय फल है। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जो जलीय जीव है डॉल्फिन है। साथ में फ्रेंड्स राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। और तो ये सब चीजें हैं, इसको आप सभी को पता ही होगा। साथ में फ्रेंड्स जो राज्यों का गठन, तो ये साथियों आपका जो है मैचिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है राज्यों गठन से। तो मैचिंग क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश तो राज्य गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। गुजरात का 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। साथ में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश कब गठन हुआ? 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो 3 राज्य सेम डेट पे इनका गठन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम गठन साथियों 26 मई 1975 को हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद साथियों मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। तो सेम डेट पे हुआ है 2। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में गोवा, तो गोवा का गठन कब किया गया? तो साथियों 30 मई 1987 को किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। साथ में उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पे देखिए 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इसके बाद तेलंगाना 2014 में साथियों, तो ये आपका सबसे नवीन राज्य है तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके और इस यहाँ साथियों मैचिंग क्वेश्चन आपके पूछे जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं राज्यों का जो गठन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसको देखते हैं। कि भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में, इसके अध्यक्ष थी फजल अली थे। और 2 अन्य सदस्य थे इसमें साथियों, वो थे के एम फड़ेक्कर और साथ में फ्रेंड्स हृदयनाथ
कुंजरू, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, ठीक है। तो राज्यों के गठन संबंधी इतनी चीजें आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों मूल अधिकार की बात करेंगे। तो मूल अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है साथियों, वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में है और ये भारत के संविधान के भाग 3 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो भाग 3 में दिया गया है, साथ में अनुच्छेद 12 से 35 में इसके प्रावधान किया गया मूल अधिकारों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला है आता है साथियों 14 से 18 में आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको साथियों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में, इसके बारे में बात किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। साथ में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता के संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 में 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 में आपको दिया गया है। तो ये आपके साथियों जो है मूल अधिकार हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और संबंधित साथियों मूल अधिकार संबंधी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। क्या फैक्ट है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को साथियों मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर जो है 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में मूल अधिकार के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। और रिट कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्ष और उत्प्रेषण संबंधी रिट जो है आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है जारी की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 जो है वाली जो मूल अधिकार है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्या है? तो साथियों इसकी संबंधी जो प्रावधान है वो ये है कि इसका उपबंध संविधान के जो भाग है वो 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यह गैर वाद योग्य है, यानी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात करेंगे हम, और मूल कर्तव्यों में संबंधित देखेंगे चीजों को। सोन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ है 1976 को, और इसी के माध्यम साथियों आपका जो है संविधान के भाग जो है 4 का में मूल कर्तव्य संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। और इसमें अनुच्छेद जो है 51 का में जोड़ा गया है, जिसमें बात किया गया है कि 11वां। तो साथ में फ्रेंड्स इसमें आपके हैं कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। साथ में 11वां मूल कर्तव्य जो है आपका जो है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की तरह जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की जो इनके शिक्षा का अवसर संबंधी माता पिता के जो है कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। साथ में फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें देश का जो प्रथम नागरिक होगा, और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया है। जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रमुख कौन होगा? वो साथियों भारत का राष्ट्रपति होगा। और तीनों सेनाओं का ये राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति, संघ की जो कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब ये बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं। और ये बात आती है कि राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। साथ में फ्रेंड्स राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वो क्या लेता है? शपथ लेता है, ठीक है। साथियों बात करें राष्ट्रपति में महाभियोग। तो राष्ट्रपति में महाभियोग किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। पारित होता है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, कुल सदस्यों की संख्या के 2/3, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उपराष्ट्रपति।
तो उपराष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है क्या है कि राज्यसभा का जो ये पादेन सभापति होता है, साथ में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत द्वारा शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ में फ्रेंड्स राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ठीक है, क्लियर इतना, आगे बढ़ते हैं। साथ में बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। और प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। आकार कैसा होता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल जो संख्या होती है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसकी जो चर्चा की गई है 51वें संविधान संशोधन में। लोकसभा के जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये साथियों यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साथियों जो है भारत के संवैधानिक सलाहकार महान्यवादी के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के जो सर्वोच्च विधि सलाहकार हैं वो है महान्यवादी, जिनकी चर्चा की गई संविधान में आर्टिकल 76 में, और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। योग्यता है उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। जिससे उच्च न्यायालय की जो योग्यताएं हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है वही योग्यता आपके महान्यवादी की भी है। ठीक है, बात करते हैं इनकी अधिकार क्या है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। साथ में फ्रेंड्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 3 वर्ष का इनको जो है कार्यकाल दिया गया है। मतलब इनका जो कार्यकाल है टोटली राष्ट्रपति पर निर्भर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यहाँ से क्वेश्चन 12 पूछा जाता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। साथ में फ्रेंड्स जो इसका प्रावधान किया गया संविधान में वो अनुच्छेद 148 में आर्टिकल 148 में इसमें चर्चा की गई है। कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य सरकारों को लेखों का परीक्षण करना। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो निवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के किसी भी पद पर ये कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। बात करेंगे संसद, यहाँ से क्वेश्चन साथियों बार बार पूछा जाता है संसद से। तो संसद के 3 अंग है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति। तीनों चीजों को मिलाते हैं तो भारत का संसद बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा साथियों आपका उच्च सदन है। तो गठन जो है 3 अप्रैल जो है 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। और साथियों क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। 238 इसमें निर्वाचित होते हैं, 12 इसमें मनोनीत होते हैं। वर्तमान में कितनी है? 245 है। 233 इसमें निर्वाचित हैं और 12 इसमें मनोनीत हैं। ठीक है, सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। और प्रथम सभापति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बात करते हैं साथियों। तो लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है, यानी अस्थायी सदन है, जो है भंग भी हो सकती है। तो साथियों सदस्य संख्या कितनी है? निर्धारित है 550। इसमें 530 जो है राज्यों संबंधित है और 20 संघ राज्यों संबंधित है। वर्तमान में 543 है और इसमें 24 राज्यों से संबंधित हैं, 19 संघ राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्य निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं जिनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ था। और जो इसके जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मौलांकर थे। साथ में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है जो था, इसका प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 108 में। फ्रेंड्स साथ में बात करेंगे कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, क्योंकि किसी विधेयक को दोनों सदनों के बीच में मतभेद की स्थिति है, इसी वजह से संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साथ में इसको जो है संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आहूत कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ में फ्रेंड्स विधेयक पारित कैसी होती है? तो संयुक्त बैठक विधेयक जो पारित होती है वह साधारण बहुमत के माध्यम से ये पारित होती है। साथ में फ्रेंड्स
इसको लेके संयुक्त बैठक से जो जब भी होगी तो साथियों इसको संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पारित नहीं किया जाएगा, केवल साधारण बहुमत के माध्यम से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब तक बुलाई गई कितनी संयुक्त बैठक? अब तक 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे जो है वित्तीय जो समितियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 3 मुख्य समितियां हैं, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य हैं और 30 जो 30 मेंबर्स हैं। इसमें 30 मेंबर्स में सारे सदस्य साथियों यहाँ पे लोकसभा के हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य आपके यहाँ पे लोकसभा से हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से हैं। साथ में फ्रेंड्स लोक उपक्रम समिति है, इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक की बात करेंगे साथियों। तो धन विधेयक जो है, इसका धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसकी जो है जो धन विधेयक संबंधी जो चर्चा किया गया है वो 110 में किया गया है। तो इसे पेश किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा इसको रोक सकती है धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिन तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायपालिका की बात करेंगे तो न्यायपालिका साथियों आपको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, फिर इसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे उच्च न्यायालय, फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो साथियों बात करेंगे सबसे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ है साथियों। तो इससे संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 124 में इसकी चर्चा की गई है। तो न्यायाधीशों कुल संख्या कितनी है? 34 है। इसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ में न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की जो उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो साथ में फ्रेंड्स बात करेंगे जो न्यायाधीश हैं उनकी अर्हता क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। साथ में फ्रेंड्स उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेता हो। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ फ्रेंड्स न्यायाधीश हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कैसी होती है? राष्ट्रपति द्वारा। जो आपकी जो कॉलेजियम सिस्टम है इसकी सिफारिश के आधार पर। और कॉलेजियम में शामिल कौन कौन से होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, साथ में उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है जो शपथ दिलाता है जो न्यायाधीशों जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो साथ में फ्रेंड्स न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है? तो हटाने के लिए जो है साथियों सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है काफी कठिन बनाई गई है। तो साथियों फ्रेंड्स उचित हम बात करेंगे हाईकोर्ट की। तो हाईकोर्ट के संबंधी जो प्रावधान है आपके आर्टिकल 214 में है। और साथ में फ्रेंड्स जो आपके भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? वो है 25 हाई कोर्ट हैं इसमें भारत में। और फ्रेंड्स न्यायाधीशों को नियुक्त करता है कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इसको तो अपॉइंट कौन करता है? वो साथियों करता है राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं साथियों इसको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर। और न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है संबंधित जो राज्यपाल होते हैं, संबंधित जो राज्य के राज्यपाल हैं वो आपके न्यायाधीशों को, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर बात करें न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्हता क्या होनी चाहिए कि भारत के नागरिक हो, भारत के राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर वो धारण कर चुके हों और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम वो 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हों। ठीक है, साथियों फ्रेंड्स इसकी जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट कितने आयु तक होता है? 62। फ्रेंड्स साथ में इनका हटाया कैसे जाएगा? सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। साथ में फ्रेंड्स बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः ये 5 वर्ष के होते हैं। ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
जो शपथ ग्रहण साथियों जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो जो है शपथ दिलाते हैं आपके राज्यपाल को। साथ में फ्रेंड्स भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुके हों, इनकी योग्यता है। साथ में फ्रेंड्स बात करेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद जो है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। नियुक्ति करता और शपथ प्रदाता जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है आपके जो है मुख्यमंत्री की सलाह पे जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। साथ में फ्रेंड्स बात करें तो कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री रह सकता है कि अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक। राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% तक हो सकती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा की जो विधानसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है उसके 15% तक आपके जो है मंत्री बन सकते हैं। और राज्यपाल को जो है ये जो मंत्रिपरिषद है ये किसको त्यागपत्र सौंपेंगे? राज्यपाल को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे है आपके राज्य के जो सर्वोच्च जो विधिक सलाहकार हैं, कौन कौन से हैं? तो राज्य के सर्वोच्च विधिक सलाहकार हैं राज्य के महाधिवक्ता, जिनकी चर्चा की है अनुच्छेद 165 में। और साथ में फ्रेंड्स कार्यकाल जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, नियुक्त करता है इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के अंग जो कौन कौन से हैं? तो राज्य जो विधानमंडल है इसके अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इन तीनों को मिला के साथियों राज्य का विधानमंडल बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो राज्य का जो विधानसभा है, तो राज्य की जो विधानसभा में तो साथियों राज्य की जो विधानसभा है तो इसमें जो राज्य की विधानसभा में क्या क्या आपकी चर्चा की गई है? तो विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या है? भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हूं। साथ में जो विधानसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए? 500 सीटें होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीटें होनी चाहिए 60 सीटें होनी चाहिए। साथ में कुछ जगह अपवाद भी है, सिर्फ सिक्किम में आपकी 32 सीटें हैं और इसके बाद साथियों जो है गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं, तो ये आपकी अपवाद भी हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर बात करें जो सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर वो विधानसभा के सदन की बैठकों में बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक वो विधानसभा में गायब रहते हैं कोई सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य, तो वहां पे उनकी सदस्यता जो है समाप्त भी हो सकती है। जो सर्वाधिक सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है विधानसभा की, वो है 403। साथ में फ्रेंड्स न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स अगर बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम जो है राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 होता है। तो राज्य विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसकी 1/3 सदस्य जो हैं उसके अधिकतम होते हैं। साथ में न्यूनतम कितने होने चाहिए? 40 से कम नहीं होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो 100 विधानसभा सीटें हैं, बिहार में 58 हैं, साथ में महाराष्ट्र में 78 हैं और कर्नाटक में 75 हैं और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में कितनी है? 40 सीटें आपकी जो है विधान परिषद की हैं। और विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता। साथ में फ्रेंड्स कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। साथ में फ्रेंड्स सदस्य बनने की अर्हता जो है भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हूँ। ठीक है, ये चीजें आप जो है ये ध्यान में रखिएगा। और साथियों अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज बात करेंगे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है समय समय पे साथियों भारत में संविधान में संशोधन होता रहता है और इससे संबंधी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 368 में 368 में चर्चा की गई है। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन या परिवर्तन या निरस्त कर सकता है। तो साथियों इसके बारे में चर्चा की गई है। साथ में फ्रेंड्स संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। साथ में फ्रेंड्स चर्चा की गई है एक और चीज के बारे में, और वो क्या चर्चा? साथियों भारत का संविधान में संशोधन कैसे होगा उसकी चर्चा जो की गई, कहाँ की गई? वो की गई साथियों संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के माध्यम से। और इसमें जो पहली चर्चा की गई कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। ठीक है, पहली चीज की गई। दूसरी चीज यहाँ पे कहेगी कि संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक होगा वो संसद के किसी भी सदन में कोई मंत्री कर सकता है या गैर सरकारी सदस्य भी प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या चर्चा की गई? तीसरी बात की गई संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन की विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित
और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स और क्या बात की गई इसमें बात किया गया आपका कि संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे कौन कौन से चीजों का प्रावधान है? राष्ट्रपति का निर्वाचन या प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, या फिर केंद्र या और राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार, साथ में फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, साथ में फ्रेंड्स केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, और जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है 368। तो साथियों ये सब चीजों को लेके आपके जो आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति जरूरी है संविधान में संशोधन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों और क्या इसमें चर्चा की गई इंपॉर्टेंट चीज? तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 2 और चीजें हैं। वो है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो संविधान संशोधन विधेयक अगर पारित करना है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अलग अलग जो है इसको पारित करना पड़ेगा लोकसभा में, साथ में फ्रेंड्स राज्यसभा में। फ्रेंड्स बात करें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है मंजूरी देने के लिए बाध्य है, पहली चीज, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड इसके बाद साथियों यहां से क्वेश्चंस आपके 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है इसके बारे में, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? वो थे लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, बात करें राज्य सूची का विषय, तो स्थानीय स्वशासन जो है साथियों राज्य सूची का विषय है साथियों। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे साथियों इसमें चीजें हैं जो है पंचायती राज प्रणाली। तो पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ जो है कब हुआ भारत में? वो हुआ साथियों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसके बाद जो है पंचायती राज प्रणाली को जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और यह लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ फ्रेंड्स पंचायती राज प्रणाली कैसे होगी? तो साथियों ग्राम पंचायत होगा, खंड पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे खंड पंचायत, जिला लेवल पे जिला पंचायत। तीन हिस्सों में बांटा गया है पंचायती राज प्रणाली को। साथ में इसमें विषय कितने होंगे? 29 विषय होंगे। तो ये जो पंचायती राज प्रणाली है वो 29 विषयों पर कार्य करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, तो इसको लेके जो सिफारिश की गई वो कौन सी? बलवंत राज जो समिति गठित की गई 1957 में, उसकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज प्रणाली बनाई गई। तो बात करें साथियों इसमें जो नगरीय शासन प्रणाली है, जो नगर में जो आपके हैं जो शासन प्रणाली काम करेगी, तो उसके कितने विषय हैं? उसके साथियों तो 18 विषय हैं। वो 18 विषयों पे काम करेगी। साथ में उसको 3 भागों में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में जो नगरीय शासन प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा गया है। और साथ में फ्रेंड्स इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और 1 जून 1993 को ये लागू हो गया है। तो ये सब जो फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ फ्रेंड्स पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं इसके बारे में परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो पहली जो समिति जो इसके बारे में थी वो थी साथियों बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में गठित की गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसको 3 भागों में रखा जाए, एक ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। साथ में फ्रेंड्स एक और समिति आई इसके बाद, वो थी साथियों अशोक मेहता समिति 1977 में, और इन्हें सुझाव दिया कि द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली यानी खंड पंचायत और जिला पंचायत होना चाहिए। इसके बाद साथियों एक और समिति आई, वो थी जीवी केशव समिति, जो कि 1985 में आई। ठीक है, इसका क्रम भी याद रखिएगा 1957, 77 और 85। ठीक है, इसके बाद साथियों एक आई LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में आई, और इसमें जो है पंचायती राज प्रणाली को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए इसी संबंधी सिफारिश इसमें की गई। तो ये साथियों 1986 में, और इसके बाद PK थुंगन समिति आई 1988 में। तो साथियों इसका क्रम भी आप याद रखिएगा, इसका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। थोड़ा इससे संबंधित पंचायती राज एवं नगर निकाय संबंधी कुछ डाटा फैक्ट देखते हैं। तो चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो पंचायती राज सदस्य बनने के लिए जो है साथियों 21 वर्ष चाहिए आपको। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 1/3 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीटों पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे साथियों वित्त आयोग की। वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष करता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे करता है। तो साथियों फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें जो इसकी संरचना कैसी है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, ये वित्त आयोग जो है किस बात को लेकर सुझाव देता है? ये सुझाव देता है संघ और राज्यों के मध्य करों के बंटवारों के संबंध में और राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में। 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, संघ और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में, राज्यों को अनुदान देने के संबंध में ये जो है रखता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें तो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? वो सौंपता है साथियों राष्ट्रपति को, ठीक है। और जो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के.सी. योगी। 12वें डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें डॉक्टर विजय केलकर और जो है 15वें वाई.वी. रेड्डी और 14वें वाई.वी. रेड्डी, 15वें एन.के. सिंह। तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा, मैचिंग क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पे जो है निर्वाचन आयोग की, जो कि इस साल क्योंकि बहुत सारे चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हुए, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो ये साथियों निर्वाचन आयोग आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 324 में किया गया है। तो आर्टिकल 324 में साथियों इससे संबंधित प्रावधान किया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। और साथियों अब बात करते हैं यहाँ पे चीजें कि जो निर्वाचन आयोग 324 में जो बात किया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है, इसमें कहा गया कि जो मताधिकार की आयु होगी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो इसमें संबंधित है कि जो मताधिकार की आयु है वो इसी जो संविधान संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वो क्या की गई? 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। और जो मतदान का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? वो साथियों विधिक अधिकार है। और साथ में एक चीज और है कि जो निर्वाचन आयोग है किसका चुनाव करवाता है? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग को दी गई है। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ में फ्रेंड्स, जो प्रथम मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। प्रथम महिला मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त थी B.S. रामादेवी थी। और वेतन भत्ते और अनुलाभ जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान रहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वो आपके जो है आर्टिकल जो है 352 से लेके जो है आपातकाल संबंधी जो जितने भी प्रावधान है जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 60 में दिया गया है। तो जिसमें साथियों पहला चीज है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो संबंधी प्रावधान 352 में दिया गया है और ये 3 बार लागू है। 3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1975 जो है जब आपकी जो है इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस टाइम का है। तो साथियों ये जो 1962 और 71 1975 तो ये साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 352 में के आर्टिकल के तहत। और इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हो सकता है? जब कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। और आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है जो आपात उपबंध है तो जो घोषणा जो होती है इसकी जो है वो जो है संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव जो के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। जो संघीय मंत्रिमंडल है जो लिखित प्रस्ताव देगा और इसके बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल। इसमें राज्य में अगर संवैधानिक जो है तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है 356 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है
360 आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल, अगर वित्तीय जो है आपदा कोई समस्याएं आती हैं तो जो है वित्तीय आपातकाल जो है 360 के तहत लगाया जाता है। साथियों फ्रेंड्स, अब बात करें आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद के द्वारा क्या चीजें कहा जाता है। तो राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर इसको पारित करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को साथियों संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर, साथियों फ्रेंड राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर ये चीजें आपकी पारित होंगी। तो ये चीजें साथियों आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन। महत्वपूर्ण संशोधन जो साथियों आपकी जो परीक्षा के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। और जो पहला संविधान संशोधन है वो है साथियों 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्योंकि साथियों भारत आजाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद जो है जमींदारी सिस्टम को कैसे हटाना है, कैसे भूमि में सुधार करना है, तो उसको लेके यहाँ पे जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, साथ में भूमि सुधार और ये सब चीजें प्रक्रियाएं इसमें जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में, और 21वां संविधान संशोधन जो कि आपके यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, सिंध भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और 15वीं भाषा के रूप में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंध भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई है। साथ फ्रेंड्स बात करें अगर यहाँ पे 24 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1971, संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो 24वां संविधान 71 के माध्यम से संसद को यह अधिकार दिया गया संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति को भी यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक के लिए मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो इसके बारे में चर्चा संविधान 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में की गई है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कि जो आपका है वो आर्टिकल जो है 35 संशोधन अधिनियम जो है 1974 में सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में बनाया गया है। साथ फ्रेंड्स अगर 36 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1975 के बारे में बात करें, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। साथ में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है जो है आपके भाग 4 का में अनुच्छेद का के तहत। साथ फ्रेंड्स इसमें नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। तो ये आपके लघु संविधान भी कहा जाता है, और साथ में मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है 42 अमेंडमेंट को। और साथ में फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसी अमेंडमेंट का क्या क्या जोड़ा गया है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद जो है 39 का के माध्यम से, अनुच्छेद जो है 43 का में उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना, इसी में जोड़ा गया है 42 अमेंडमेंट जो है 1976 के द्वारा। साथ में फ्रेंड्स जुड़ा गया है इसी अमेंडमेंट के थ्रू आपके पर्यावरण एनवायरनमेंट का संरक्षण और प्रवर्धन या वन्य जीवों की रक्षा के लिए आर्टिकल जो है 48 का जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया इसी जो है अमेंडमेंट के तहत। साथ में लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया इसी अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो 1976 जो अमेंडमेंट है ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से, तो इसको आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं 44 अमेंडमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन भी साथियों बार बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट ये है साथियों कि कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी होगा। कि कैबिनेट ने अगर कोई सलाह दिया है तो एक बार उसको पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति उसको वापस कर सकता है, लेकिन फिर से अगर राष्ट्रपति का भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य है उसको पारित करने के लिए। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल जो है पहले जो 42 में 6 वर्ष किया गया था, फिर से उसे 5 वर्ष किया गया है 44 अमेंडमेंट के तहत। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। साथ में फ्रेंड्स राष्ट्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित हो सकता है। साथ में फ्रेंड्स एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक अंतर्गत एक विधिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अब 52 अमेंडमेंट जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और 52 अमेंडमेंट 1985 जिसमें 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जो है जोड़ा गया है। तो 52 अमेंडमेंट 1985 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। ठीक है,
10वीं अनुसूची दल बदल थोड़ा सा मैच भी कर रहा है। 61वां संविधान संशोधन 1989, तो लोकसभा विधानसभा में जो मतदान की उम्र थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है। तो कौन सा एक्ट? 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 साथियों, जो 70 के बारे में क्या चर्चा की गई है? तो 70 जो है अमेंडमेट एक्ट 1992, इसमें दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार, तो इसके दिया राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत दिया गया है। 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची जोड़ा गया है। तो ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। तो कोंकणी मणिपुर और नेपाली भाषा में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 61वें संविधान संशोधन 1992 के दौरान। ठीक है। 86 अमेंडमेंट 2002, तो साथियों संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें जो है मूल अधिकार में जो है 21 का जोड़ा गया है। इसमें क्या बात की? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। साथ में फ्रेंड्स इसमें जोड़ा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख के लिए शिक्षा का उपबंध संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ में फ्रेंड्स 86 में ही किया गया है मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता के कर्तव्यों को इसमें जो है प्रावधान किया गया है। साथ में फ्रेंड्स 89 अमेंडमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है और इसमें बात किया गया है 89 अमेंडमेंट 2003, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था के बारे में इसमें किया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था इसमें की गई है। साथ में फ्रेंड्स 91 कई बार पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ में फ्रेंड्स नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद का आकार जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, न्यूनतम जो है 12 से कम नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। साथ फ्रेंड्स 92 अमेंडमेंट 2003, इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ा गया है और इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक है। साथ में 97 जो अमेंडमेंट आया 2011 में, इसमें क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। साथ में फिर 99 जो अमेंडमेंट आया 2014 में, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान ये किया गया साथियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। 2015 में उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है। जो आपका 100 जो अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, इसमें भारत बांग्लादेश के मध्य भूभागों के हस्तांतरण संबंधी चर्चा की गई है। ठीक है। 101 यानी जीएसटी, यानी सरकार को आप 101 रुपए दे रहे हो जीएसटी के रूप में। तो 101 संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के साथ जीएसटी की शुरुआत की गई है। साथ में फ्रेंड्स 102 अमेंडमेंट 2018 में आया। 2018 जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, तो जो है ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है तो साथियों, तो उसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के माध्यम से दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ में फ्रेंड 103, तो 103 में क्या चर्चा की गई है? 103 जो अमेंडमेंट है, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो चर्चा की गई है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। और साथ में फ्रेंड्स 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों तक यानी 2030 तक को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से। तो लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है
इसी एक्ट के माध्यम से, 104वीं एक्ट के माध्यम से, अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। साथ फ्रेंड्स 105वां जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, इसमें राज्यों को सामाजिक और एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया है। तो साथियों, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्यों का अधिकार 102वें संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। तो केंद्र सरकार ने 102वें अमेंडमेंट के तहत इसको छीन लिया गया था, लेकिन 105वें अमेंडमेंट एक्ट 2021 के माध्यम से फिर से ये राज्य के कब्जे में आ गया है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे संविधान के भागों की बात करेंगे। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो थोड़ा देखते हैं। तो पहला भाग है जो संविधान के भाग 1 में, तो पहले भाग में तो संघ और राज्य संबंधी क्षेत्र की चर्चा की गई है। संघ और राज्य संबंधी क्षेत्र की गई है अनुच्छेद 104 में। साथ में संविधान का भाग 2 है जिसमें नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है 511 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। साथ में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में। साथ में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में। साथ में संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में। साथ में संविधान के भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 में। साथ में जो है संविधान के भाग 6 में राज्य और अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। संविधान के भाग 7 में निरसित अनुच्छेद 238 में। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 252 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज 243 से 243 का। साथ में जो है संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाएं 243 से 243 का। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में बात करेंगे हम लोग जो आगे जो बात करने वाले हैं वो है कि 9 ख में जो जिसमें आप सहकारी समितियां अनुच्छेद 43 या जैसे 43 या न तक। साथ में जो है यहाँ पे अगर देखें तो संविधान की 11 में जो है आपकी संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की है 245 से 263 में। संविधान की 12 में वित्त संपत्ति संविदा संबंधी अनुच्छेद 264 से 300 का तक। संविधान के 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से 301 से 307 में। साथ में संविधान के भाग 14 में वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 में। साथ में संविधान के 14 का में अधिकरण अनुच्छेद 323 का से 323 ख तक के बीच में। साथ में संविधान की 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 224 से 229 का में। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 में। 17 में जो चर्चा की है संविधान के भाग 17 में राजभाषा 343 से 351। 18 में आपात उपबंध 352 से 360 में। भाग 19 में प्रकरण 361 से 368 में। 20 में संविधान संशोधन 368 में। 21 में अस्थायी अस्थायीकालीन विशेष उपबंध 369 से 392 में। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिपाठ निदर्शन 391 से 395 में चर्चा की गई है। ठीक है साथियों, तो हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं अनुसूचियां। तो यहाँ साथियों आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो तो भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहली अनुसूची जिसमें चर्चा की गई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र संबंधित। साथ में फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी को मिलाकर वेतन और भत्ते और पेंशन संबंधी जो चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा जो ज्ञान का जो प्रारूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जो है चर्चा की गई। राज्य के में जो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से चर्चा की गई चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम जो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन संबंधी संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई है। 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। 9वीं अनुसूची में कुछ नियमों और नियमों को विधि मानकीकरण के संबंधी चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर जो है क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में बात करेंगे 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई है। जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं की अधिकार आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, साथ में लास्ट में इसको देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 2 में
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों परिवर्तन। साथ में अनुच्छेद 5 में संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में विधि की समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध के बारे में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों की सुरक्षा संबंधित, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद जो है 22 में कुल दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर जो प्रतिषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो है साथियों जो है 29 में, तो अनुच्छेद 29 जो है इसमें साथियों बात किया गया है आपके अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का में जो है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था हेतु देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीव संबंधी प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 50 में साथियों आपके जो है कार्यपालिका या न्यायपालिका से पृथक संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो प्रतिज्ञा ज्ञान होगा उससे संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उससे संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो 72 की बात कर रहे हैं, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी जो शक्तियां हैं उसकी संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। साथ फ्रेंड्स अगर बात करें कि अनुच्छेद 75(1) के बारे में, जिसमें प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है। अनुच्छेद क्षेत्र में भारत का महान्यायवादी होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 78 में संसद के गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान या विघटन संबंधी प्रावधान है 85 में। अनुच्छेद 108 में कुछ दस्ताओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी जो प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संबंधी जो प्रावधान है 112 में है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 123 में दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन किया जाएगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति संबंधी जो शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो आर्टिकल 143 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होगा, इसके संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 152 में राज्यों के राज्यपाल होगा, इस संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की शक्ति संबंधी प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे जो है ये साथियों ये है कि अनुच्छेद 243 घ, तो अनुच्छेद जो 243 घ है इसमें पंचायतों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 43 झ में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा अनुच्छेद 243 छ में। अनुच्छेद 243 टा में पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा। टा में था में साथियों अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं के गठन संबंधी है। अनुच्छेद 43 या घ में जल नियोजन जिला योजना समिति के संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद
जो आर्टिकल 249 में आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। और साथ में फ्रेंड्स आर्टिकल 263 आर्टिकल जो है 263 के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चर्चा की गई है। आर्टिकल 266 में भारत और राज्य की संचित निधियों एवं लोक लेखे संबंधी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 266 में की गई है। आर्टिकल 267 में चर्चा की आकस्मिक निधि। आर्टिकल 279 में जो जीएसटी काउंसिल के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल जो 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना संबंधी प्रावधान 300 का में है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 323 का में चर्चा किए गए हैं प्रशासनिक प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में जो आर्टिकल जो है चर्चा की गई साथियों। फिर इसके बाद साथियों बात करते हैं 323 का में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। आर्टिकल 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की चर्चा की गई है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ठीक है, आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से होगा, तो आर्टिकल 352 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 368 में चर्चा की गई साथियों संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति के संबंधी प्रावधान आर्टिकल 368 में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये आपका जो है पॉलिटी जो है कंप्लीट हो गया। और साथियों इस वीडियो को आपको बार बार 2 या 3 बार आपको एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देखना है। और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, साथ में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए,